नमस्कार। आज की बात में आपका स्वागत है। आज पूरे देश में चर्चा है इस बात की, क्या हमारे देश का ऑफिशियल नाम सिर्फ भारत होना चाहिए? क्या इंडिया नाम को तिलांजलि दे देनी चाहिए, भूल जाना चाहिए? अभी जो हमारा संविधान है उसमें हमारे देश के दो नाम हैं, इंडिया और भारत। लेकिन आज राष्ट्रपति भवन के इन्विटेशन में पहली बार प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा गया। इस कारण पूरे देश में यह बहस शुरू हो गई कि क्या नरेंद्र मोदी की सरकार अब संविधान से इंडिया शब्द हटा देगी? क्या अब हमारे देश का एक ही नाम होगा, भारत? हालांकि सरकार की तरफ से न तो कोई ऑफिशियल बयान आया, न कोई घोषणा की गई, लेकिन जैसे ही राष्ट्रपति भवन की तरफ से भेजे गए इन्विटेशन नेताओं को मिले तो मोदी सरकार के कई मंत्रियों ने इसे ट्विटर पर पोस्ट कर दिया। G20 की मीटिंग के दौरान हेड ऑफ स्टेट के सम्मान में जो डिनर आयोजित किया गया है उसके लिए राष्ट्रपति भवन के इन्विटेशन में सबसे ऊपर लिखा है प्रेसिडेंट ऑफ भारत। इससे पहले परंपरा थी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया लिखने की। तमाम मंत्रियों ने इस इन्विटेशन की कॉपी को भारत माता की जय के कमेंट के साथ पोस्ट किया तो विरोधी दलों ने हंगामा खड़ा कर दिया। कांग्रेस ने यहां तक कह दिया कि इस तरह की कोशिश एक डरे हुए सहमे तानाशाह की सनक है। शरद पवार, ममता बनर्जी, M.K. स्टालिन, जयराम रमेश, अधीर रंजन चौधरी, अरविंद केजरीवाल, तेजस्वी यादव से लेकर मनोज झा तक सभी ने इसका विरोध किया। किसी ने कहा मोदी इंडिया अलायंस से डर गए हैं, इसलिए अब देश का नाम बदलना चाहते हैं। किसी ने कहा कि मोदी संविधान को खत्म करना चाहते हैं और आर्टिकल 1 में बदलाव से इसकी शुरुआत होगी। कोई कह रहा है कि पार्लियामेंट के स्पेशल सेशन को इसलिए बुलाया गया है जिससे संविधान से इंडिया शब्द को हटाया जा सके। इस तरह की बहुत सारी बातें कही गई, अटकलें लगाई गई, तर्क दिए गए। और इसको बीजेपी के नेताओं ने कैसे काउंटर किया? हिम्मता बिस्वा शर्मा, गिरिराज सिंह, अर्जुन राम मेघवाल, राजीव चंद्रशेखर और सुशील मोदी जैसे नेताओं ने विरोधी दलों को कैसे जवाब दिया, ये मैं आपको बताऊंगा। इंडिया शब्द को हटाकर संविधान में देश का नाम सिर्फ भारत करने की मांग पहली बार कब उठी थी, क्यों उठी थी, किसने उठाई थी? इसको लेकर 2 दिन पहले मोहन भागवत ने क्या कहा था, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको दिखाता हूं कि विरोधी दलों ने क्या कहा, उनका क्या रिएक्शन था। सबसे इंटरेस्टिंग और सबसे सीधी बात कही अरविंद केजरीवाल ने। केजरीवाल ने कहा यह तो मजाक है, कल को विरोधी दल अपने गठबंधन का नाम बदलकर भारत कर लेंगे तो क्या नरेंद्र मोदी फिर देश का नाम बदलेंगे? ऐसा क्यों किया जा रहा है? ऐसा कहा जा रहा है इसलिए किया जा रहा है क्योंकि इंडिया नाम का कई सारी पार्टियों का एक अलायंस बना है जिसका नाम इंडिया है। तो अगर किसी पार्टियों का अलायंस इंडिया बन जाता है तो वो देश का नाम बदल देंगे। देश तो 140 करोड़ लोगों का है, किसी एक पार्टी का देश थोड़ी है। कल मान लीजिए इस इंडिया अलायंस ने अपना नाम बदल के भारत रख लिया तो फिर भारत भी बदल देंगे। फिर क्या भारत का नाम बीजेपी रखेंगे या भारत का नाम फिर क्या रखेंगे? मान लो इंडिया अलायंस ने कल एक मीटिंग करके अपना नाम इंडिया से बदल के भारत रख लिया तो क्या ये फिर भारत का नाम भारत बदल देंगे? ये क्या मजाक है? देश है भाई, देश इतने हजारों साल पुराना भारत देश है, इतनी बड़ी पुरानी संस्कृति है, इतना पुराना हमारा देश है, उसका नाम इसलिए केवल बदल के रखा जा रहा है क्योंकि इंडिया अलायंस बन गया और बीजेपी को ये लग रहा है कि थोड़े बहुत 4 वोट इनके कम हो जाएंगे इंडिया अलायंस बनने से, तो वोट कम हो जाएंगे इसलिए भारत का नाम बदल दो। ये तो देश के साथ गद्दारी है। आपने देखा केजरीवाल ने खुद ही कहा कि हजारों साल हमारा भारत है, हजारों साल पुराना अपना देश भारत है, और फिर कह रहे हैं कि मोदी जी ने उसका नाम बदल दिया। किसी ने नाम नहीं बदला। संविधान में इंडिया भी है, भारत भी है, और यह माना जा रहा है कि अब इसे भारत के नाम से पुकारना चाहिए। असल में राष्ट्रपति भवन की तरफ से जो इन्विटेशन भेजा गया उसकी कॉपी सबसे पहले धर्मेंद्र प्रधान ने ट्विटर पर पोस्ट की और शिक्षा मंत्री ने कैप्शन में लिखा, जन गण मन अधिनायक जय हे, भारत भाग्य विधाता। इसके बाद एक और मिनिस्टर गिरिराज सिंह ने अपना इन्विटेशन लेटर पोस्ट किया और लिखा कि जय हो भारत। असम के मुख्यमंत्री हिम्मता बिस्वा शर्मा ने ट्वीट किया कि रिपब्लिक ऑफ भारत कहे जाने से उन्हें बहुत खुशी है,
हमारी सभ्यता अमृतकाल की तरफ बढ़ रही है। इसके बाद तो ट्विटर पर इस मुद्दे को लेकर जंग शुरू हो गई। कांग्रेस ने इस पर आपत्ति जताई, कहा मोदी सरकार विरोधी दलों के गठबंधन इंडिया से बुरी तरह डर गई है, इसीलिए राष्ट्रपति की तरफ से भेजे गए निमंत्रण में इंडिया की जगह भारत लिखा गया। इसके बाद जयराम रमेश ने एक के बाद एक कई ट्वीट किए। लिखा, आखिर वो आशंका सच साबित हुई, मोदी सरकार देश का नाम बदलने की तैयारी कर रही है, ये एक सनकी तानाशाह का डर है। पूर्व विदेश मंत्री शशि थरूर ने कहा, प्रेसिडेंट ऑफ भारत कहना गलत नहीं है, लेकिन परंपरा तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया लिखने की रही है। आखिर सरकार उस परंपरा को क्यों तोड़ रही है? इसके बाद लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी कैमरे के सामने आए। उन्होंने कहा, इस तरह तो हिंदू शब्द भी सिंधु से बना है, तुर्कों ने यह नाम दिया, तो क्या मोदी हिंदू शब्द को भी विदेशी बताकर उस पर पाबंदी लगा देंगे? अधीर रंजन ने कहा, अगर मोदी को गुलामी के प्रतीकों से इतनी नफरत है तो सबसे पहले राष्ट्रपति भवन, नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक को बम से उड़ा दें, क्योंकि अंग्रेजों ने बनाए थे। अधीर रंजन ने कहा, मोदी सरकार ने संविधान को खत्म करने की शुरुआत कर दी है। मुझे यह लगता है इंडिया नाम से आप डरे हुए हैं, प्रधानमंत्री खुद इंडिया नाम से डरे हुए हैं। और आप थोड़ा गौर करके देखो कि जिस दिन से इंडिया नामक गठबंधन बने हैं हमारा देश में, मोदी जी की नफरत इंडिया के खिलाफ बढ़ते गए हैं। हमें कोई आपत्ति नहीं है, आपको अगर आपत्ति ना हो तो हमें कोई आपत्ति नहीं। भारतवर्ष ये नाम मोदी जी और मोदी की सरकार नहीं दिए हैं। और अगर इतना इंग्रेज के खिलाफ और इंग्रेज की गुलामी की चलते बीजेपी पार्टी को इतना बुरा लगते तो ये राष्ट्रपति भवन को त्याग करना चाहिए अभी इसी वक्त, क्योंकि वो जो राष्ट्रपति भवन वो वाइसरॉय की हाउस थे। लॉर्ड आरविन पहले इसका बासिंदा थे, माउंटबेटन और सारे अंग्रेजों की ये वाइसरॉय हाउस थे। आजादी के बाद ये प्रेसिडेंट हाउस हुई, तो पहले उसको त्याग करना चाहिए। नॉर्थ ब्लॉक साउथ ब्लॉक को त्याग करना चाहिए, सब भारत बना दो, सब खाली करा दो पहले ही, और जरूरत पड़े तो गोला दागो और उड़ा दो। अगर इतना ही नफरत है इंडिया नाम से, अगले दिन हमारे संविधान जो बदलेगा ये उनका ये संदेश यही है कि आर्टिकल पहला फर्स्ट आर्टिकल पे ही इसको डिस्टॉर्ट करना चाहते हैं, विकृत करना चाहते हैं, फर्स्ट आर्टिकल को ही। ये सारे हमारे संविधान बदलने की ये प्रयास शुरू हो चुके हैं। आर्टिकल 1 से शुरू किए हैं लोग, अब देखते जाओ। जब विरोधी दलों के नेताओं ने सरकार पर इतने सारे हमले किए तो बीजेपी की तरफ से करारा जवाब दिया गया। जेपी नड्डा ने पूछा, कांग्रेस एक तरफ तो भारत जोड़ो यात्रा निकालती है, दूसरी तरफ प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखने पर ऐतराज जताती है। कांग्रेस को देश से सम्मान और गौरव से जुड़े हर विषय से इतनी आपत्ति क्यों है? नड्डा ने पूछा, कांग्रेस को भारत माता के जय के उद्घोष से नफरत क्यों है? नड्डा ने कहा, कांग्रेस के मन में न देश के प्रति सम्मान है, न देश के संविधान के प्रति और न संवैधानिक संस्थाओं के प्रति मान है। उसे तो बस एक विशेष परिवार के गुणगान से मतलब है। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा, देश अमृतकाल की तरफ बढ़ रहा है, ऐसे में भारत नाम से गर्व का एहसास होता है। हिमंता ने कहा कि संविधान में इंडिया और भारत दोनों ही देश का नाम लिखा है, इसलिए अगर राष्ट्रपति के इन्विटेशन लेटर में प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा तो ऐतराज की क्या बात है? जयराम रमेश जी कोई राज्य का प्रवक्ता नहीं है। हर राज्य चाहते, हर भारत का जनता चाहते कि हमको भारत में नाम से हमारा परिचय हो देश में। जब देश अमृत काल का तरफ जा रहा है तो हमारा देश का नाम एक इंग्रज नाम क्यों होना चाहिए? भारतीय नाम होना चाहिए, भारतीय सबसे होना चाहिए। समय था स्वाधीनता का समय, वो एक अलग समय है, लेकिन अगर नाम भारत होता है जो है ऑलरेडी, उसमें जयराम रमेश जी का प्रॉब्लम क्या है? कांग्रेस पार्टी का क्या प्रॉब्लम है? उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा क्यों किया, इंडिया जोड़ो यात्रा क्यों नहीं किया? अच्छा, जब आपको लगता है कि मेरा अभी दाल रोटी पकने वाला है तब आप नाम भारत जोड़ो ले लेता है, और जब आपको लगता है कि हमारा दाल रोटी पकने वाला नहीं है तब आप इंडिया हो जाते हैं।
तो हमारा बात क्लियर है, हम भारत था, भारत है और भारत रहेगा। तो क्या सर आपको लगता है कि आप कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके ये इंडिया शब्द को ही हटा देना चाहिए? कॉन्स्टिट्यूशन में ही है इंडिया यानी कि भारत, मतलब जो मूल शब्द है वो तो भारत ही है ना। हिमंता के बाद केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने भी कांग्रेस पर हमला किया। राजीव चंद्रशेखर ने कहा कि कांग्रेस गुलामी की मानसिकता की शिकार है, इसीलिए उसे भारत से नफरत है। राजीव चंद्रशेखर ने कहा कि कांग्रेस को हर उस काम से दिक्कत है जो मोदी सरकार करती है। को आपत्ति हर चीज पे है और उनका आपत्ति रहे, मैं उस पर कुछ टिप्पणी नहीं करूंगा। लेकिन देखिए, मुझे नहीं मालूम उनको क्या एतराज है। मैं एक भारतवासी हूं, मेरा देश का नाम पहले भी भारत था, आज भी भारत है और कल भी भारत रहेगा। इसमें कांग्रेस को क्या प्रॉब्लम है मुझे नहीं मालूम, वो ही बताएं, और अगर प्रॉब्लम है उसका इलाज वही ढूंढे। बड़ी बात यह है कि इस मामले में सिर्फ कांग्रेस नहीं, विरोधी दलों के गठबंधन में शामिल तमाम पार्टियों ने ऐतराज जताया है कि राष्ट्रपति भवन से जारी इन्विटेशन में इंडिया की जगह भारत क्यों लिखा गया। ममता बनर्जी ने कहा कि आखिर सरकार सब कुछ बदलने पर आमादा क्यों है। ममता ने आरोप लगाया कि मोदी सरकार इतिहास से लेकर रिसर्च पेपर तक सब कुछ बदलकर देश की पहचान मिटा रही है। माननीय राष्ट्रपतिर नामे जे कार्ड হয়েছে G20 लंचे। आज तो केंद्र ने इंडिया का नाम ही बदल दिया है। माननीय राष्ट्रपति के नाम से जो निमंत्रण पत्र छपा है G20 के लंच या डिनर का, उसमें अंग्रेजी में भारत लिखा है। अरे आप लोग भारत बोलिए, इसमें किसको दिक्कत है। अंग्रेजी में इंडिया बोलते हैं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और हिंदी में कहते हैं भारत का संविधान। भारत तो हम सभी बोलते हैं, इसमें नया क्या है। लेकिन इंडिया के नाम से तो हमें पूरी दुनिया जानती है। तो अपनी जिद में आप क्या करेंगे? आप देश का ही नाम बदल देंगे, आप कवि ठाकुर का भी नाम बदल देंगे, विश्वविद्यालयों का नाम भी बदल देंगे। बड़े बड़े ऐतिहासिक रिसर्च हुए हैं, उनका नाम भी बदल दिया है, इतिहास को ही बदल डालेंगे। बिहार के डिप्टी चीफ मिनिस्टर तेजस्वी यादव ने इंटरेस्टिंग बात की। उन्होंने कहा, ये सब बेकार की बात है। सरकार विरोधी दलों की एकता से डरकर इस तरह की हरकत कर रही है, वरना मोदी सरकार की तमाम योजनाओं और फ्लैगशिप प्रोग्राम्स के नाम में इंडिया है। तेजस्वी ने पूछा, बीजेपी कहां से इंडिया को हटाएगी। वोट फॉर इंडिया, वोट फॉर इंडिया, मेक इन इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, शाइनिंग इंडिया। आधार में इंडिया का जिक्र है, पासपोर्ट में इंडिया का जिक्र है, हमारे संविधान में इंडिया का जिक्र है। वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। और हमारे जो इंडिया गठबंधन में जो नारा है उसमें भारत भी है और इंडिया भी है। अगर इनको इंडिया से दिक्कत है तो भारत से भी दिक्कत होना चाहिए। जुड़ेगा भारत, जीतेगा इंडिया, ये हमारा नारा है। कहाँ क्या बातें कर रहे हैं ये लोग, डरे हुए लोग हैं। तेजस्वी यादव को बिहार से ही केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने जवाब दिया। गिरिराज सिंह ने कहा, देश का नाम तो आजादी के बाद ही भारत रख देना चाहिए था, लेकिन कांग्रेस ने गुलामी के इस प्रतीक को नहीं हटाया। गिरिराज ने कहा, अब मोदी सरकार गुलामी की सारी निशानियां मिटाकर देश का सांस्कृतिक उत्थान कर रही है और विपक्षी दल इसी बात से परेशान हैं। आजादी के बाद ही चाहिए था गुलामी की प्रतीक चिन्ह, फिजिकल सबको हटा देने का। एक औरंगजेब रोड हटाए, लोग तुष्टीकरण वाले हल्ला करने लगे। आज बिहार में एक बार मैंने बख्तियारपुर का नाम कहा बदल देना चाहिए, क्योंकि बख्तियार खिलजी ने जो नालंदा को लूटा, जदयू के लोगों को परेशानी, आरजेडी के लोगों को परेशानी हो जाती है। ये तो आज़ादी के बाद ही सारे चिन्हों को मिटा देनी चाहिए। ये जो कार्यकाल है भारत के उत्थान का कार्यकाल है, ये भारत के सांस्कृतिक उत्थान का कार्यक्रम है। ये कार्यकाल कांग्रेस को कभी नहीं अच्छा लगेगा। कांग्रेस तुष्टीकरण की राजनीति करता। आज भारत के सांस्कृतिक उत्थान को कर रहा है। कॉरिडोर बन रहे हैं, चाहे बाबा विश्वनाथ का हो, केदार का हो, महाकाल का हो, राम जन्मभूमि का हो। तो ये आज पूरे दुनिया में, जो दुनिया के लोगों ने कहा था कि 21वीं सदी भारत का होगा, भारत का होगा, किसी ने इंडिया नहीं कहा, भारत का होगा 21वीं सदी। और मोदी जी
वो काम कर रहे हैं। शरद पवार ने इस मामले में बहुत सोच समझकर जवाब दिया। पवार ने कहा, वैसे तो उन्हें इस बात की खबर ही नहीं है, लेकिन वो ये भी जानते हैं कि देश का नाम भारत भी है और इंडिया भी। इंडिया नाम को कोई हटा ही नहीं सकता। हमारे पास इस बात की जानकारी नहीं है। इंडिया के सभी सहयोगी दलों की बैठक खरगे जी ने कल दोपहर में बुलाई है। उस बैठक में इस पर भी विचार विमर्श होगा। किसी को नाम हटाने का अधिकार नहीं है, कोई नाम हटा नहीं सकता। मेरी तो समझ में ही नहीं आता कि इंडिया इस नाम से सत्ताधारी लोगों में इतनी बेचैनी क्यों है। वैसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इंडिया और भारत के विवाद पर सरकार की तरफ से न तो कोई ऑफिशियल रिएक्शन आया है, न कोई आधिकारिक बयान दिया गया है। फिर भी दिन भर चर्चा चलती रही कि सरकार पार्लियामेंट के स्पेशल सेशन में देश का नाम बदलने का संविधान संशोधन ला सकती है। लेकिन कांग्रेस ने कहा, यह भारत नाम भी मोदी सरकार का एक नया जुमला है। कांग्रेस के सांसद गौरव गोगोई ने कहा कि मोदी सरकार महंगाई और बेरोजगारी जैसे असली मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए इस तरह के शिगुफे छोड़ रही है। पिछले कुछ महीनों से हम देख रहे हैं कि भाजपा को इंडिया नाम से चिढ़ है, क्योंकि इंडिया अलायंस बन चुका है। इंडिया अलायंस को लोगों ने स्वीकार किया है और अब इस नाम को वो मिटाना चाहते हैं। लेकिन जब चंद्रयान पे जो मिशन गया तो इसरो ने जो एजेंसी थी उस इसरो में आई इंडिया का है, तो वो कहो कि आई हटा देंगे। जो हमारे जो इंजीनियर्स आईआईटी से निकल के पूरे विश्व भर के कंपनियों के मालिक बनते हैं, सीईओ बनते हैं, वो आईआईटी में आई इंडिया है, क्या वो आई को बदलेंगे? तो भाजपा जो वर्तमान के जो मुद्दे हैं, बेरोजगारी, चीन, मणिपुर, महंगाई, अडानी पर जांच, इन सारे मुद्दों से देश का ध्यान भटकाने की कोशिश है। कानून ऐसे ला रहे हैं ताकि सब जुमलाबाजी, शायद भाजपा के नेताओं को भी नहीं पता कि सदन किस लिए हो रहा है और सदन की जो अहमियत है, पारदर्शी होना, आज देश को नहीं पता चल रहा। हर 2 दिन कोई नया हेडलाइन, हर 2 दिन कोई नया जुमला, हर 2 दिन कोई नए बिल की बात। ये बात तो सही है कि हर 2 दिन में एक नई हेडलाइन बनती है और कांग्रेस इनसे परेशान है। कांग्रेस के इन आरोपों का जवाब कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने दिया। मेघवाल ने कहा कि कांग्रेस के नेताओं को भारत नाम से एलर्जी है, वो तो बस वही इतिहास जानते हैं जो वामपंथियों ने लिखा है। मेघवाल ने कहा कि कांग्रेस के नेता भारत माता की जय के बजाय सोनिया गांधी के जय के नारे लगवाते हैं, इसीलिए कांग्रेस के नेता भारत नाम रखे जाने का विरोध कर रहे हैं। भारत के नागरिक भारत कहने में अपना आप को गर्व महसूस करते हैं। भारत माता की जय, ये एक ऐसा नारा है, उनको ऐसा लगता है कि इस नारे से भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ रही है, क्योंकि भारतीय इन चीज़ों से उनको ऐतराज है। और कोई, मुझे ऐसा लगता है कि उनको अगर देश में रहना है तो भारत पे तो गर्व करना चाहिए। कांग्रेस मुझे लगता है कॉन्ट्राडिक्शन में जी रही है। एक तरफ तो वो भारत जोड़ो यात्रा करती है और दूसरा ऐसा कोई भी भारत शब्द कोई दूसरा यूज करता है तो उस पर आपत्ति करती है। भारत माता की जय बोली हमारे यहाँ राजस्थान में कार्यकर्ताओं, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने, तो वहाँ एक ऑब्जर्वर गई थी महिला, उसने उसका ऑब्जेक्शन किया। ऐसा ही किस्सा मेरे बीकानेर संसदीय क्षेत्र में घटा पिछले चुनाव में कि वहाँ के एक सीनियर मिनिस्टर, उसने कहा भारत माता की जय मत बोलो, सोनिया गांधी की जय बोलो। हाँ, एकदम आपके मीडिया पे बहुत चला। इसका मतलब भारत नाम से उनको एलर्जी है कांग्रेस को, ऐसा लगता है। अब मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग बात बताता हूं। ये भारत नाम कोई आज नहीं सामने आया। प्रधानमंत्री मोदी आसियान के शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए इंडोनेशिया जा रहे हैं। 7 सितंबर को इंडोनेशिया में ईस्ट एशिया समिट है। प्रधानमंत्री के इस विजिट का जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है उसमें लिखा है विजिट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत श्री नरेंद्र मोदी। इससे पहले प्रधानमंत्री ब्रिक्स की बैठक में हिस्सा लेने के लिए साउथ अफ्रीका गए थे। वहां 22 अगस्त को शिखर सम्मेलन हुआ था। उसके बाद मोदी ग्रीस के दौरे पर गए थे। उस दौरे के ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में भी लिखा गया था विजिट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत श्री नरेंद्र मोदी। इस मुद्दे पर चर्चा तो बहुत हो रही है। सिर्फ नेता नहीं, अभिनेता और खिलाड़ी वो भी अपनी राय जाहिर कर रहे हैं। सुपरस्टार अमिताभ बच्चन ने ट्विटर पर सिर्फ 4 शब्द लिखे, भारत माता की जय।
और इसके बाद सुनील गावस्कर और वीरेंद्र सहवाग ने भी रिएक्शन दिया। चूंकि आज ही वर्ल्ड कप के लिए इंडियन टीम का ऐलान हुआ है, टीम के ऐलान के तुरंत बाद वीरेंद्र सहवाग ने कहा अब टीम इंडिया नहीं, टीम भारत कहा जाना चाहिए। वीरेंद्र सहवाग ने कहा वो भारत के नागरिक हैं और चाहते हैं कि देश का नाम भारत ही कहा जाए और क्रिकेट के लिए जो भारतीय टीम बनी है उसे टीम भारत बोला जाए। भारतीय टीम की जर्सी पर भी इंडिया के बजाय भारत लिखा जाना चाहिए। अब आपको बताता हूं कि आखिर इंडिया वर्सेस भारत का विवाद इतना क्यों बढ़ा। कांग्रेस के नेता क्यों कह रहे हैं कि मोदी सरकार आरएसएस के इशारे पर देश का नाम बदलने की तैयारी कर रही है। असल में 2 दिन पहले संघ प्रमुख मोहन भागवत ने गुवाहाटी में कहा था हमारे देश का नाम आदिकाल से भारत ही रहा है, इसलिए अब हमें अपने देश को भारत ही कहना चाहिए। कोई इस बात को माने या ना माने, लेकिन देश को भारत के नाम से ही जानना चाहिए। ऐसे हमारा भारत देश है, सदियों से उसका नाम है जो असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतम गमय की यात्रा करता है, तेज की तरफ जाता है, प्रकाश में रत रहता है, ज्ञान में रत रहता है, वो हमारा देश है। उसका नाम भारत है तो दुनिया में कहीं भी जाएगा तो वो भारत ही रहना चाहिए। तो हम बोलने में लिखने में सर्वत्र भारत कहे। किसी को समझ में नहीं आया चिंता न करे, उसको जरूरत है तो वो समझ लेगा। मोहन भागवत ने यह बात 2 दिन पहले कही थी। इसके बाद आज सुबह बीजेपी के सांसद हरनाथ सिंह ने देश का नाम बदलने के लिए संविधान में संशोधन करने की मांग की। हरनाथ सिंह का कहना है कि इंडिया नाम अंग्रेजों का दिया हुआ है, जबकि प्राचीन ग्रंथों में देश का नाम भारत है। इसीलिए अब समय आ गया है कि सरकार संविधान में संशोधन करे और औपचारिक रूप से इंडिया शब्द हटाकर देश का नाम सिर्फ भारत रखा जाए। ये जो भारत भूमि है, ये प्राचीन काल से इसका नाम भारत है। भारत हमारी सांस्कृतिक पृष्ठभूमि का परिचायक है। भारत के प्रति श्रद्धा है। भारत एक प्राणवान और ऊर्जावान शब्द है। देश के 95% से अधिक लोग भारत बोलते हैं। गांव में लोग इंडिया नहीं बोलते हैं, हाँ, गांव में लोग भारत बोलते हैं। इंडिया शब्द जो है ये ऑक्सफोर्ड शब्दकोश से डिक्शनरी से लिया हुआ शब्द है। उसमें स्पष्ट तौर से लिखा हुआ है कि इसका अर्थ है जाहिल लोग। इंडिया का अर्थ है जाहिल लोग, गरीब लोग, भुखमरी वाले से में रहने वाले लोग, अनपढ़ लोग। एक गाली है। तो अंग्रेजों ने बिल्कुल सुनियोजित तरीके से हमारे लिए इस शब्द का चयन किया है। एक संस्कृत का श्लोक है, वो आपको बता रहा हूँ, जिसमें लिखा है कि उत्तरंग यत् समुद्रस्य हिमाद्रश्चैव दक्षिणम वर्ष तद भारतम नाम भारती यत् संततिः। इसका अर्थ है कि समुद्र के उत्तर में और हिमालय के दक्षिण में जो वर्ष यानी भूमि है उसका नाम भारत है। यहाँ की प्रजा को भारतीय प्रजा कहते हैं। ये कैसे बदल सकता है नाम, आपको क्या लगता है? इसमें तो संविधान में संशोधन करना पड़ेगा। ये सही है कि पिछले 300 साल से दुनिया के लोग हमारे देश को इंडिया के नाम से ही जानते पहचानते हैं, क्योंकि अंग्रेजों ने हमारे देश का नाम इंडिया कर दिया था। लेकिन यह भी सही है कि 300 साल के बाद भी लोगों के दिलों में देश का नाम इंडिया के बजाय भारत के तौर पर बसता है। लोगों के जुबान पर भारत माता की जय रहता है। भारत हमारी विरासत है। आज भी जब कोई पूजा होती है, हवन होता है, तो संकल्प लेते वक्त जम्बूद्वीप पे भारत खंडे ही कहा जाता है। विष्णु पुराण, स्कंद पुराण, वायु पुराण, अग्नि पुराण, ब्रह्मांड पुराण और मार्कंडेय पुराण जैसे तमाम ग्रंथों में हिंद महासागर से लेकर हिमालय के दक्षिण तक के भूभाग को भारत ही बताया गया है। इसलिए भारत नाम पर किसी को आपत्ति कैसे हो सकती है? दूसरी बात, ये मुद्दा तो राहुल गांधी ने उठाया था। आपको याद है, उन्होंने कहा था कि मोदी ने देश के 2 टुकड़े कर दिए हैं, देश को 2 भागों में बांट दिया है,
एक इंडिया दूसरा भारत। अब अगर मोदी इंडिया और भारत को एक कर रहे हैं तो कांग्रेस को क्या प्रॉब्लम है? वैसे तो सरकार ने किसी तरह का कोई औपचारिक बयान नहीं दिया है कि संविधान से इंडिया शब्द हटाया जाएगा, लेकिन अगर सरकार हटाती भी है तो भारत ऐसा करने वाला कोई पहला देश नहीं होगा। अंग्रेजों ने श्रीलंका का नाम सीलोन रख दिया था। आजादी के बाद वहां की सरकार ने सीलोन हटाकर अपने देश का नाम श्रीलंका कर लिया। बोत्सवाना को अंग्रेजों ने बेचुआना लैंड का नाम दे दिया था। आजादी के बाद वहां की सरकार ने देश का नाम बोत्सवाना कर दिया। इसी तरह अंग्रेजों ने जॉर्डन को ट्रांस जॉर्डन कहना शुरू कर दिया था, लेकिन जब वहां आजादी हुई तो ट्रांस जॉर्डन की सरकार ने अपने नाम को बदलकर फिर से जॉर्डन कर लिया। जिसको अंग्रेज बर्मा कहते थे उसको वहां के लोगों ने म्यांमार का नाम दिया। इसीलिए अगर मोदी अब इंडिया शब्द हटाकर देश का ऑफिशियल नाम भारत रखते हैं तो ये भारतीय संस्कृति और मान्यता के अनुरूप होगा। विरोधी दल सिर्फ इसका इसलिए विरोध कर रहे हैं कि थोड़े दिन पहले उन्होंने अपने अलायंस का नाम इंडिया रखा था, इसे मास्टर स्ट्रोक कहा था, जीतेगा इंडिया का नारा दिया था। पर मास्टर स्ट्रोक लगाने का लाइसेंस सिर्फ ऑपोजिशन के पास तो नहीं है, मोदी भी इस खेल में माहिर हैं। और इंटरेस्टिंग बात यह कि जो लोग सनातन धर्म को जड़ से खत्म करने की बात कर रहे हैं वो देश को इंडिया के बजाय भारत कहने का भी विरोध कर रहे हैं। एम.के. स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन ने सनातन धर्म को बीमारी बताकर इसे जड़ से खत्म करने की बात की थी। आज राष्ट्रपति भवन के इन्विटेशन पर प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखने पर चीफ मिनिस्टर स्टालिन ने आपत्ति जताई। स्टालिन ने ट्विटर पर लिखा कि बीजेपी विपक्ष के गठबंधन इंडिया से डर गई है, इसलिए अब संविधान से इंडिया हटाया जाएगा। स्टालिन ने कहा कि बीजेपी ने तो इंडिया को ट्रांसफॉर्म करने का वादा किया था, लेकिन 9 साल बाद सिर्फ नाम ही ट्रांसफॉर्म कर पाई। एम.के. स्टालिन भले इंडिया बनाम भारत के मुद्दे पर इंडिया अलायंस के साथ खड़े हों, लेकिन विरोधी दलों के नेता उदयनिधि स्टालिन के बयान पर स्टालिन के साथ नहीं है। आज समाजवादी पार्टी, आरजेडी और आम आदमी पार्टी ने भी उदयनिधि के बयान से खुद को अलग कर लिया। चूंकि उदयनिधि स्टालिन ने सनातन धर्म का समूल नाश करने की बात कही थी, सर्वनाश की बात की थी, इसलिए कई राज्यों में बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने उदयनिधि के खिलाफ प्रोटेस्ट किया। और चूंकि विरोधी दलों के गठबंधन में शामिल पार्टियों ने उदयनिधि के बयान का खुलकर विरोध नहीं किया, इसलिए विरोधी दलों के नेताओं के पुतले भी जलाए गए। इसके बाद विरोधी दलों के नेताओं का रुख बदला। चंडीगढ़ में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के खिलाफ नारेबाजी हुई तो असर दिल्ली में दिखा। अरविंद केजरीवाल ने साफ साफ कहा वो सनातनी हिंदू हैं, लेकिन सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, ऐसा ही सबको करना चाहिए। उदयनिधि स्टालिन का नाम लिए बगैर केजरीवाल ने कहा व्यक्ति किसी भी पार्टी का हो, किसी भी धर्म को मानने वाला हो, लेकिन एक दूसरे के धर्म की इज्जत तो सबको करनी ही चाहिए। मैं भी सनातन धर्म से हूँ, ये भी सनातन धर्म से, आप लोग भी, आप में से भी कई लोग सनातन धर्म के होंगे। मुझे लगता है हमें एक दूसरे के धर्म की इज्जत करनी चाहिए। एक दूसरे के धर्म के खिलाफ बोलना अच्छी बात नहीं है, गलत बात है। सबको एक दूसरे के धर्म की इज्जत करनी चाहिए। समाजवादी पार्टी के नेता राम गोपाल यादव ने गोलमोल बात की, घुमा फिरा कर बात की। उन्होंने कहा उदयनिधि स्टालिन ने इस तरह का बयान क्यों दिया, किस परिस्थिति में दिया, ये उन्हें नहीं पता, इसलिए वो उनके बयान पर तो कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन ये मानते हैं कि इस तरह का बयान ठीक नहीं है। किसी भी धर्म के बारे में उल्टी सीधी बात किसी को नहीं करनी चाहिए। किसी भी धर्म के बारे में विचार किसी व्यक्ति का निजी होता है, निजी। किन परिस्थितियों में क्यों ये बयान दिया गया, बिना उसकी गहराई में गए हुए, बिना उसका पता किए हुए तत्काल अगर कोई प्रतिक्रिया देता है तो वो भी कष्टदायी होती है अंतोगत्वा। कई बार एक आदमी कहता है और दूसरा सुनता है और तीसरे से कहता है, उसमें भाषा में अंतर हो जाता है। इसलिए मैं इस पर कोई कमेंट नहीं करना चाहता हूँ। सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि कोई भी बयान किसी व्यक्ति को किसी
धर्म के खिलाफ, किसी के विचारों के खिलाफ देना नहीं चाहिए। तेजस्वी यादव इंडिया बनाम भारत पर खूब बोले, लेकिन जब उनसे उदयनिधि स्टालिन के बयान पर रिएक्शन मांगा गया तो पहले उन्हें सवाल सुनाई ही नहीं दिया। इसके बाद उन्होंने कह दिया उन्होंने उदयनिधि का बयान सुना ही नहीं, तो क्या कहें। आज इस मुद्दे पर मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे और कर्नाटक सरकार में मंत्री प्रियांक खड़गे का सुर भी बदल गया। प्रियांक खड़गे ने कल कहा था जो धर्म लोगों को जातियों में बांटता हो, समाज में भेद पैदा करता हो, उसे खत्म हो ही जाना चाहिए। लेकिन आज वो संभल गए। कहा किसी की भावना आहत हो ऐसी बात करने से बचना चाहिए। प्रियांक खड़गे ने कहा अगर उदयनिधि का बयान गलत है तो फिर उन्हें जान से मारने की धमकी देना, उदयनिधि का सिर काटने वाले को 10 करोड़ का इनाम देने का ऐलान भी गलत है। ये भी नहीं होना चाहिए। See, this is the beauty of India, right? Anybody can actually say, I mean, democratically about anything, but they have to keep everybody's sentiments in check as well. But if you are going to issue a death threat to anybody who says anything, what's the difference between you and the other radicals? प्रियांक खड़गे अयोध्या के एक सिरफिरे साधु की बात कर रहे हैं जो खबरों में बने लेकर ये इस तरह की उल्टे सीधे बयान देते रहते हैं। कल उन्होंने ये ऐलान किया था जो उदयनिधि का सिर काटेगा वो उसे 10 करोड़ का इनाम देंगे। वैसे जिसने ये ऐलान किया उसका अपना कोई ठिकाना नहीं है, वो 10 करोड़ कहां से लाएगा। ये सिर्फ पब्लिसिटी स्टंट है और कुछ नहीं। लेकिन फिर भी इस तरह की हरकतें करने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन तो होना ही चाहिए, क्योंकि इसी तरह के कुछ लोग सनातन धर्म को बदनाम करते हैं। लेकिन यह भी सही है कि एक शख्स की इस हरकत की आड़ में उदयनिधि स्टालिन को डिफेंड नहीं किया जा सकता। लेकिन विरोधी दलों के नेता ऐसा करने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए आज बीजेपी ने इल्जाम लगाया स्टालिन के बेटे ने जो कुछ कहा जानबूझकर कहा, सोच समझकर कहा और इसके पीछे विरोधी दलों का एजेंडा है। गिरिराज सिंह ने कहा कि विरोधी दल सनातन पर हमला करके एक समुदाय को खुश करना चाहते हैं, लेकिन हिंदू इसे बर्दाश्त नहीं करेगा। हिंदू नहीं बर्दाश्त करेगा सनातन धर्म को खत्म करने का कोई एजेंडा लाए। ये बीजेपी का एजेंडा नहीं है, देश के हिंदुओं का एजेंडा है, देश के सनातन का एजेंडा है। विपक्ष अगर सनातन को खत्म करेगा तो क्या बीजेपी और अन्य संगठन हिंदू का बैठा रहेगा? जो समर्थन में आ रहे हैं ये उनका एजेंडा है कि भारत को समाप्त कर दो, भारत हिंदुओं को समाप्त कर दो। हिंदू कोई वोट बैंक तो था नहीं और है नहीं। मुस्लिम वोट बैंक है, उसका तुष्टीकरण करो। तो ये लोग तुष्टीकरण की राजनीति वाले हैं। हिंदू समाप्त, जात का वोट लेंगे, लेकिन हिंदू जग चुका है। हिंदू ये स्टालिन के बेटे को भी वापस लेना पड़ा। सनातन पर चोट करने वालों को आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने करारा जवाब दिया। टीचर्स डे के मौके पर आज दिल्ली के हंसराज कॉलेज में एक समारोह में राजनाथ सिंह ने कहा आजकल कुछ लोग सनातन पर चोट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इससे कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि सनातन का मतलब ही है सदा नूतन रहने वाला, जिसका ना आदि है ना अंत। एक कुटुंब की भावना हमारे यहां रही है। दुनिया के अन्य किसी देश ने वसुधैव कुटुंबकम का संदेश नहीं दिया है। होल वर्ल्ड ये फैमिली है। यह मैसेज यदि कहीं से गया है तो केवल और केवल भारत देश की धरती से गया है। साथियों, मेरे अनुसार वेदों की जो सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है वह है उनकी लॉन्जेविटी, यानी उनकी सनातनता। किस सनातनता पर इसमें चोट कुछ लोगों के द्वारा पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। सनातन है क्या? जो नित्य नूतन है, चिर पुरातन है, वही सनातन है। अब देखिए, एमके स्टालिन विरोधी दलों के अलायंस के एक मजबूत पिलर हैं। तमिलनाडु में कांग्रेस वोटों के लिए पूरी तरह डीएमके पर डिपेंडेंट है। फिर भी कांग्रेस और दूसरी पार्टियों ने उदयनिधि के सनातन धर्म का सर्वनाश करने वाले बयान का सपोर्ट नहीं किया, रिस्क उठाकर इसका विरोध किया। इसकी वजह समझने की जरूरत है। पिछले 9 साल में नरेंद्र मोदी ने देश का मिजाज बदला है, राजनीति के परंपराओं को बदल दिया है। पहले सारे दल
अपने आप को सेक्युलर कहना पसंद करते थे, सब माइनॉरिटी की बात करते थे, मुसलमानों के वोट बैंक के पीछे भागते थे। सब जानते थे हिंदू तो जाति जाति में बटे हैं, इसलिए सनातन धर्म की बात करना आउट ऑफ फैशन था। हिंदू धर्म की बात करने वालों की सेक्युलर पार्टियों में कोई जगह नहीं होती थी। लेकिन अब जमाना बदल गया है। हम देखते हैं जब जब चुनाव आता है तो उस जमाने की सेक्युलर पार्टियों का बदला हुआ रंग नजर आता है। मध्य प्रदेश में कमलनाथ ने कांग्रेस के हर दफ्तर में हनुमान चालीसा का पाठ कराया। हिंदू राष्ट्र की वकालत करने वाले आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री की कथा कराई। कर्नाटक में कांग्रेस के नेता गली गली में बजरंगबली के मंदिरों में गए थे। भूपेश बघेल आजकल भगवान राम के पद चिन्हों पर चलने की बात करते हैं। छत्तीसगढ़ में राम पथ का निर्माण हो रहा है। केजरीवाल दिल्ली के बुजुर्गों को मुफ्त में तीर्थ यात्राएं करवाते हैं। ममता बनर्जी अपनी पब्लिक मीटिंग्स में मां काली का पाठ करती हैं। इसलिए आजकल कोई सनातन धर्म के सर्वनाश करने की बात का समर्थन नहीं कर सकता। सब डरते हैं। लेकिन इंडिया गठबंधन की मजबूरी तो है। मोदी से लड़ने के लिए एकता जरूरी तो है। इसलिए सबने सिर्फ इतना कहा कि उदयनिधि का बयान ठीक नहीं है। यह कहकर सबने बात को गोलमोल किया कि हर किसी को सब धर्मों का सम्मान करना चाहिए। लेकिन जहां तक लोगों के वोट का सवाल है, लोगों की भावनाओं का प्रश्न है, सिर्फ इतना कहने से बात नहीं बनेगी। क्योंकि जब अयोध्या में भव्य राम मंदिर बन जाएगा, जनवरी में प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी, तो चुनाव से पहले विरोधी दलों के नेता भी अयोध्या में रामलला के दर्शन करने जरूर जाएंगे। उस वक्त बीजेपी पूछेगी, राम राम जपने वाले बताएं कि सनातन को जड़ से खत्म करने की कसम खाने वालों के साथ क्यों खड़े हैं। असल में आज यह तय हो गया कि अगले साल की शुरुआत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या में भव्य राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा करेंगे। अब से कुछ देर पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ राम मंदिर के निर्माण का काम देख रही पूरी टीम के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने गए। उनको अयोध्या में बन रहे राम मंदिर के अब तक के कामकाज की जानकारी दी। प्रधानमंत्री के साथ योगी की मुलाकात 2 घंटे से भी ज्यादा समय तक चली। योगी ने प्रधानमंत्री को जानकारी दी कि अयोध्या नगरी के विकास के लिए उत्तर प्रदेश ने क्या क्या काम किया है और कितना काम पूरा हो चुका है। योगी के साथ उनकी कैबिनेट में शहरी विकास मंत्री ए.के. शर्मा, अयोध्या के डीएम नीतीश कुमार और कमिश्नर गौरव दयाल भी थे। अफसरों ने प्रधानमंत्री के सामने अयोध्या में चल रहे काम का पूरा प्रेजेंटेशन दिया। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की तरफ से राम मंदिर के उद्घाटन का इन्विटेशन तो प्रधानमंत्री को पहले ही दिया जा चुका है। अब सिर्फ तारीख तय होनी है। मोदी और योगी की इस मीटिंग के बाद विरोधी दलों का तनाव, टेंशन और बढ़ जाएगी, क्योंकि विपक्ष के नेता हैं कि जनवरी में वो जानते हैं कि जनवरी में भव्य राम मंदिर बनकर तैयार हो जाएगा, रामलला विराजमान हो जाएंगे, भक्तों के लिए मंदिर के दरवाजे खुल जाएंगे। इस मौके पर एक भव्य आयोजन भी होगा। इसके बाद बीजेपी लोकसभा चुनाव में इसका जिक्र करेगी, विरोधियों से सवाल पूछेगी कि उन्होंने राम मंदिर का विरोध क्यों किया था। इसलिए विरोधी दलों ने अभी से तैयारी शुरू कर दी। कांग्रेस ने ट्रैक बदल लिया। अब कांग्रेस सॉफ्ट हिंदुत्व की बात करती है। मैंने थोड़ी देर पहले मध्य प्रदेश का जिक्र किया था। आपको दिखाता हूं कि कमलनाथ किस तरह पूरे हिंदुत्व के रंग में रंगे नजर आ रहे हैं। पहले उन्होंने मध्य प्रदेश के सभी जिलों में हनुमान चालीसा का पाठ करवाया, फिर बागेश्वर वाले धीरेन्द्र शास्त्री की कथा करवाई। अब कथावाचक प्रदीप मिश्रा से शिव पुराण की कथा करवा रहे हैं। छिंदवाड़ा में आज कमलनाथ ने पंडित प्रदीप मिश्रा का स्वागत किया। पंडित प्रदीप मिश्रा को छिंदवाड़ा लाने के लिए कमलनाथ ने स्पेशल हेलीकॉप्टर का इंतजाम किया। अपने बेटे नकुल नाथ को भेजा। नकुल नाथ पंडित प्रदीप मिश्रा को लेकर छिंदवाड़ा पहुंचे तो कमलनाथ उन्हें रिसीव करने के लिए हाथ जोड़े खड़े थे। कमलनाथ ने प्रदीप मिश्रा के साथ सिमरिया मंदिर में पूजा की और उसके बाद वो कथा स्थल पर पहुंचे। कमलनाथ ने कहा, भारत आध्यात्म की भूमि है। आस्था इतनी मजबूत है कि लोग आस्था के जरिए हर मुसीबत का सामना कर सकते हैं। कमलनाथ ने कहा कि पंडित जी के आने से छिंदवाड़ा में बारिश का मौसम बनने लगा है।
उन्होंने कहा कि शिव पुराण सुनने आए लोग महादेव से प्रार्थना करें कि बारिश हो जाए, किसानों को सूखे का सामना न करना पड़े। हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि हम सब मिलकर मध्य प्रदेश के किसानों की खुशहाली की प्रार्थना करें। भारत कोई आर्थिक शक्ति नहीं है, भारत कोई मिलिट्री शक्ति नहीं है, पर भारत विश्व की सबसे बड़ी आध्यात्मिक शक्ति है। इंटरेस्टिंग बात यह कि शिवराज सिंह चौहान ने कल ही उज्जैन में महाकाल और ओरछा में राम राजा के दरबार में हाजिरी लगाकर मध्य प्रदेश को सूखे से बचाने की प्रार्थना की थी। भगवान से कहा था कि बारिश करवा दें। लगता है शिवराज की पुकार भगवान ने सुन ली और मध्य प्रदेश के कई जिलों में जबरदस्त बारिश हुई। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों में मध्य प्रदेश के दतिया, ग्वालियर, टीकमगढ़, नरसिंहपुर, सिवनी, सतना, मंडला, छिंदवाड़ा, जबलपुर, सीधी, शिवपुरी, रायसेन, गुना, सागर समेत 31 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। इस वक्त भी कई जिलों में बारिश हो रही है। आज अमित शाह भी मध्य प्रदेश में थे, लेकिन बारिश के कारण उनके कई कार्यक्रम कैंसिल करने पड़े। अमित शाह को शिवपुर से जन आशीर्वाद यात्रा को हरी झंडी दिखानी थी, लेकिन बारिश की वजह से वो शिवपुर नहीं पहुंच पाए। उन्होंने फोन से ही सभा को संबोधित किया, लेकिन मंडला में बारिश नहीं हो रही थी, इसलिए अमित शाह ने मंडला से बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा को रवाना किया। इसके बाद एक बड़ी रैली की। यहां अमित शाह ने कहा कि अब मध्य प्रदेश के लोगों को तय करना है कि मध्य प्रदेश को बीमारू राज्य बनाने वाले दिग्विजय और कमलनाथ चाहिए या मध्य प्रदेश को बेमिसाल प्रदेश बनाने वाले शिवराज। आप लोगों ने कमलनाथ की सरकार यहां देखी है। 51 से ज्यादा गरीब कल्याण की योजनाओं को एक करप्शन नाथ ने बंद कर दिया था। सीएमओ मनी कलेक्शन का ऑफिस बन गया था। कांग्रेस की वर्किंग कमेटी करप्शन वर्किंग कमेटी बन गई थी और 800 से ज्यादा ट्रांसफर हो गए थे। मित्रों, एक कमलनाथ सरकार ने भ्रष्टाचार के सारे रिकॉर्ड तोड़े। शिवराज जी ने मध्य प्रदेश को विकसित राज्य बनाने का काम किया है। आने वाले दिनों में आपको ये तय करना है कि अल्पसंख्यकों का तुष्टीकरण करने वाली कांग्रेस चाहिए या आदिवासी, दलित और पिछड़ों का सम्मान करने वाली भारतीय जनता पार्टी चाहिए। आपको तय करना है गरीबों के लिए योजना लाने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार चाहिए या करप्शन करने वाली करप्शन नाथ की सरकार चाहिए। आपको तय करना है कि बंटाधार और करप्शन नाथ के नेतृत्व में सरकार बनानी है या मोदी जी के नेतृत्व में डबल इंजन सरकार बनाकर मध्य प्रदेश को आगे ले जाना है। शिवराज सिंह मध्य प्रदेश में जबरदस्त मेहनत कर रहे हैं। बीजेपी ने जन आशीर्वाद यात्राएं शुरू की हैं, जो मध्य प्रदेश की हर असेंबली सीट पर जाएंगी। इसके अलावा शिवराज ने आज भोपाल से 40 विकास रथ भी मैदान में उतारे, जो उनकी सरकार के कामों को, उनकी योजनाओं को गांव-गांव तक ले जाएंगे। शिवराज सिंह चौहान ने कहा, उनकी कोशिश है कि अपने कामों को जनता तक पहुंचाएं, जिससे चुनाव के वक्त जनता सही सरकार चुन सके। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने मध्य प्रदेश का विकास किया है और जनता का कल्याण किया है। अमित शाह जी ने जो रिपोर्ट कार्ड हमारा प्रस्तुत किया था, हमारी ड्यूटी है कि चुनाव के पहले हमने क्या काम किया ये जनता को बताएं और जनता को बताने के लिए हमारे विकास और गरीब कल्याण रथ रवाना हो रहे हैं, जो जनता के बीच हमारी उपलब्धियां और जन कल्याण के जो काम किए हैं विकास के साथ उनको रखेंगे। कांग्रेस ने भी पूरी ताकत लगाई हुई है। कांग्रेस ने आज मध्य प्रदेश में वन अधिकार यात्रा शुरू की। छिंदवाड़ा में कमलनाथ ने इस यात्रा को रवाना किया। यह यात्रा 15 जिलों की 36 असेंबली सीटों पर जाएगी। इस यात्रा के जरिए कांग्रेस ये दिखाने की कोशिश करेगी कि बीजेपी आदिवासियों और वनवासियों के खिलाफ है। बीजेपी की सरकार ने जंगल खत्म कर दिए हैं। इंटरेस्टिंग बात यह कि कांग्रेस खुद चुनावी यात्रा निकाल रही है,
लेकिन बीजेपी की यात्राओं पर उसे ऑब्जेक्शन है। मध्य प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी रणदीप सुरजेवाला ने कहा, मध्य प्रदेश में सूखा पड़ा है, किसान परेशान है, लेकिन बीजेपी यात्राएं निकालकर जश्न मना रही है। ये मध्य प्रदेश की जनता का मजाक उड़ाने जैसा है। निर्लज बेशरम शिवराज सिंह चौहान अपनी सत्ता की भूख मिटाने के लिए यात्राओं के जश्न में डूबे हैं और मध्य प्रदेश की खेती बूंद बूंद को तरस रही है। किसान कराह रहा है और भाजपाई अपनी अवसरवाद यात्रा कर रहे हैं। क्या श्री अमित शाह और गडकरी बताएंगे कि मध्य प्रदेश के किसान से ये धोखेबाजी क्यों? खेती लुट रही है और आप वोट की खेती काटने की बात कर रहे हैं। ये सीधे सीधे छल कपट और प्रपंच नहीं तो क्या है? भोपाल में जिस वक्त रणदीप सुरजेवाला शिवराज सिंह चौहान को कोस रहे थे, उनकी यात्राओं पर सवाल उठा रहे थे, उस समय कांग्रेस के दफ्तर में कार्यकर्ता टिकट के बंटवारे को लेकर नारेबाजी कर रहे थे, दरवाजे तोड़कर अंदर घुस गए थे। लेकिन सुरजेवालों को भोपाल में हंगामे की टेंशन जरा भी नहीं थी। उन्हें चिंता थी अपने होम स्टेट हरियाणा की, क्योंकि हरियाणा में भूपेंद्र हुड्डा और सुरजेवाला के सपोर्टर आमने सामने थे। दोनों गुटों में हाथापाई हो रही थी। इसलिए सुरजेवाला भोपाल का कार्यक्रम बीच में छोड़कर दिल्ली आए और सीधे कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के पास पहुंचे। असल में हुआ यह कि करनाल में आज कांग्रेस के ऑब्जर्वर के सामने कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। कांग्रेस नेता योगराज भदौरिया को ऑब्जर्वर बनाया गया है। आज जब योगराज भदौरिया करनाल पहुंचे तो भूपेंद्र हुड्डा और रणदीप सुरजेवाला के गुट के कार्यकर्ताओं के बीच नारेबाजी होने लगी। सुरजेवाला समर्थकों ने ऑब्जर्वर गो बैक के नारे लगाए। सुरजेवाला के सपोर्टर्स का आरोप था कि उन्हें इस बैठक की जानकारी नहीं दी गई। नारेबाजी के बाद मामला बढ़ गया, नौबत हाथापाई तक पहुंच गई। बाद में कांग्रेस के सीनियर नेताओं के समझाने पर हंगामा शांत हुआ। करनाल में हंगामे का मामला दिल्ली में कांग्रेस हाईकमान तक पहुंचा। रणदीप सुरजेवाला और कुमारी शैलजा ने मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात की। बैठक के बाद कुमारी शैलजा ने कहा, हरियाणा में कांग्रेस के जमीनी नेताओं को किनारे किया जा रहा है। पुराने नेता और कार्यकर्ताओं की बात सुनी नहीं जा रही, जिससे कार्यकर्ता निराश हैं। जिस प्रकार से हरियाणा में पिछले दिनों से जो काम चल रहा है और जो जिस प्रकार के प्रभारी लगाए गए हैं जिलों में, तो स्वाभाविक है जो जेन्युइन कांग्रेसमैन हैं उनमें थोड़ी नाराजगी और थोड़ी मायूसी आती है। तो उस हिसाब से हो रहा है। कुछ बाहर के प्रभारी हैं जो जाकर वहाँ पर जिस तरह की बातें कर रहे हैं, तो वो कांग्रेस को मजबूत करने वाली बात नज़र नहीं आ रही। तो कार्यकर्ताओं में एक रोष तो पैदा होता है, लेकिन जिस प्रकार से आपने देखा कांग्रेस को ही अंदर से ही अब असली कांग्रेसियों जो कांग्रेस को ही डाइल्यूट करने का प्रयास चलता रहा है, तो उससे जो कांग्रेसी हैं जिन्होंने सूखे में, बरसात में, सर्दी में, गर्मी में कांग्रेस का साथ दिया है, आड़े वक्तों में कांग्रेस का झंडा उठाए घूमे हैं, कांग्रेस को जमीन पर मजबूत किया है, तो ठीक है बाहर और लोग आते हैं कांग्रेस में, हमेशा हम वेलकम करते हैं, परिवार बढ़ता है, अच्छा होता है। लेकिन जेन्युइन कांग्रेस के कॉस्ट पे नहीं, तो वो एक मुद्दा है हरियाणा में। इसके बाद रणदीप सुरजेवाला ने भी अपना दर्द बयां किया। सुरजेवाला ने कहा कि हरियाणा में कांग्रेस बहुत मजबूत है, कांग्रेस की सरकार बन सकती है, लेकिन लगता है कि पार्टी के ही कुछ लोग कांग्रेस को हरियाणा में सत्ता में आने से रोकने की कोशिश कर रहे हैं। हरियाणा के लोग कांग्रेस को जिताकर सत्ता में लाना चाहते हैं, पर ऐसा लगता है जिस प्रकार से प्रभारी वहां नियुक्त किए जा रहे हैं, जिस प्रकार से वहां एक तरफा ऑब्जर्वर्स नियुक्त किए जा रहे हैं, जिस प्रकार से संगठन को एक तरफा बनाने की कोशिश की जा रही है, ऐसा लगता है कि एक सोची समझी नीयत के चलते शायद कांग्रेस को सत्ता में आने से और जनता की सेवा करने से कहीं कोई रोक ना ले, और इसलिए उस वेदना को परिवार के अंदर हम बताने आए थे। मैं इतना ही कहूंगा
कांग्रेस के ओरिजिनल कार्यकर्ता की वेदना, पीड़ा, कराहट और जिस प्रकार से पूरे प्रदेश में तमाशा बना है, उसकी व्याख्या करने के लिए हम सम्मानित कांग्रेस अध्यक्ष जी के पास आज आए हैं। हमने परिवार में अपनी बात रखी। असल में आज जो झगड़ा हुआ उसमें दिक्कत ऑब्जर्वर को लेकर नहीं है, ऑब्जर्वर तो एक बहाना बन गया। दिक्कत यह कि भूपेंद्र हुड्डा और रणदीप सिंह सुरजेवाला दोनों कांग्रेस की तरफ से मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं। वो चाहते हैं कि संगठन में उनके लोगों को ज्यादा से ज्यादा जगह मिले। दोनों अपने अपने लोगों को ज्यादा से ज्यादा टिकट दिलवाना चाहते हैं, लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा मानते हैं कि चुनाव उन्हीं की लीडरशिप में जीता जा सकता है, इसलिए पार्टी को पूरा कंट्रोल उनके हाथ में दे देना चाहिए। वही टिकट तय करें, वही चुनाव लड़वाएं और वो जीत कर दिखा सकते हैं। लेकिन बाकी नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला, किरण चौधरी और कुमारी शैलजा, ये सब भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ हैं और ये कांग्रेस के लिए एक बड़ी प्रॉब्लम है। मराठा आरक्षण की मांग करने वाले आंदोलनकारियों पर पुलिस लाठीचार्ज के खिलाफ आज कोल्हापुर में बंद था। सकल मराठा मोर्चा ने कोल्हापुर में बंद की कॉल दी, जिसे देखते हुए भारी पुलिस फोर्स को तैनात किया गया। कोल्हापुर में प्रोटेस्ट जमकर हुआ। कोल्हापुर के अलावा कई शहरों में हजारों लोग सड़कों पर उतरे, लेकिन कहीं से कोई बुरी खबर तो नहीं आई। इस आंदोलन को लीड कर रहे मनोज जरांगे जालना में अभी भी अनशन पर हैं। हालांकि आज सरकार का एक डेलीगेशन मनोज जरांगे से मिलने पहुंचा। इस डेलीगेशन में महाराष्ट्र सरकार के 3 मंत्री गिरीश महाजन, संदीपान भुमरे और अतुल सावे शामिल थे। तीनों मंत्रियों ने मनोज जरांगे से भूख हड़ताल खत्म करने की अपील की। उनसे कहा कि सरकार मराठा समाज को आरक्षण दिलाने के लिए पूरी कोशिश कर रही है। गिरीश महाजन ने कहा कि सरकार बड़े बड़े वकीलों से बात कर रही है, इसमें वक्त लगेगा। सरकार को 1 महीने का टाइम चाहिए। जल्दबाजी करके कोर्ट गए तो कोर्ट में फिर आरक्षण का मसला गिर जाएगा। मनोज जरांगे पाटिल ने कहा वो सरकार को 4 दिन का वक्त देते हैं। अगर 4 दिन में कोई फैसला नहीं हुआ तो उसके बाद पानी पीना भी छोड़ देंगे। मनोज जरांगे पाटिल का कहना है कि मराठों ने कई साल तक इंतजार किया, अब वो और इंतजार नहीं कर सकते। उनका कहना है कि वो ओबीसी कोटे में ही मराठों के लिए आरक्षण चाहते हैं। हमारे बच्चे सुसाइड कर रहे हैं रिजर्वेशन के लिए। 1% से पीछे हट गए तो शिक्षा में हम रुकेंगे नहीं। क्यों रुकेंगे? हमारे बच्चे मर रहे हैं, क्यों रुकेंगे? हम 40 साल से भरोसा रखते हैं। जो विपक्ष में होते हैं वो बोलते हैं हम आरक्षण देंगे सत्ता में आने के बाद। वो सत्ता में आए कि पहले सत्ता वाले विपक्ष हो जाते हैं, वो बोलते हैं हम सत्ता में आने के बाद हम रिजर्वेशन देंगे। 50 साल से सुन रहे हैं। हम बोलते हैं हम 50% जो रिजर्वेशन ओबीसी का है उनमें हम है, वो दे दो। वो सुप्रीम कोर्ट में नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में कौन सा है? ESBC और ECBC, जो गायकवाड़ कमीशन ने हमको 12-13% दिया था शिक्षा में और नौकरी में। वो मैटर सुप्रीम कोर्ट में है। वो बातें ही नहीं कर रहे हम। वो देव कभी देव मत देव, सुप्रीम कोर्ट का हमने सम्मान किया है, वो बात ही अलग है। महाराष्ट्र के मराठा समाज को सरसकट कुणबी जात प्रमाण पत्र दे दो, ये हमारी मांग है और हम ये लेके रहेंगे। रास्ता निकालना है या ना निकालना है, ये तो सरकार की बाजू है, क्योंकि हमारी जनता ने उनको वहाँ बैठाया है। मसला तो निकालना ही पड़ेगा, नस्ता आगे का दिन बहुत भयानक है उनके भविष्य के लिए। मनोज जरांगे महाराष्ट्र की राजनीति में मराठों का एक नया चेहरा बनकर उभरे हैं। वो 2011 से लेकर अब तक मराठा आरक्षण की मांग को लेकर 53 बार आंदोलन कर चुके हैं। अपनी जमीन जायदाद बेचकर आंदोलन चला रहे हैं। इस दौरान महाराष्ट्र में कांग्रेस, एनसीपी, शिवसेना की सरकार आई। अब बीजेपी और शिंदे की सरकार आई, लेकिन कभी किसी ने उनकी मांग पर गौर नहीं किया। अब चुनाव करीब हैं, इसलिए शरद पवार भी मनोज से मिलने पहुंच गए, राज ठाकरे भी पहुंचे, उद्धव ठाकरे ने भी अपनी पार्टी के नेताओं को भेजा, सरकार के 3 मंत्री भी उनसे मिलने पहुंचे, क्योंकि सामने चुनाव है और सियासत का तकाजा यही है। आज देश भर में शिक्षक दिवस मनाया गया, टीचर्स को सम्मानित किया गया। लखनऊ में योगी आदित्यनाथ ने भी गुरुजनों को सम्मानित किया, लेकिन इस मौके पर योगी ने वो सच्चाई सामने रख दी जो जानते सब थे,
लेकिन कोई कहता नहीं था। योगी ने यूपी के 94 टीचर्स को सम्मानित किया और इसके बाद यह भी बता दिया कि 2 साल पहले उन्होंने शिक्षक दिवस पर टीचर्स को सम्मान देने से इनकार क्यों किया था। सम्मानित होने वाले टीचर्स की लिस्ट को वापस क्यों भेज दिया था। याद करिए 2 वर्ष पहले जब शिक्षक दिवस के अवसर पर प्रदेश के उत्कृष्ट शिक्षकों के सम्मान का प्रश्न सामने आया था तो मैंने वो कार्यक्रम कैंसिल करवा दिया था, क्योंकि जब सूची मैंने देखी तो उसमें ऐसे ऐसे चेहरे थे जिन्होंने कभी स्कूल में पढ़ाया ही नहीं होगा, जो कभी जाते ही नहीं थे। तो मैंने कहा भाई इन लोगों का नाम क्यों दिया, इनको तो मैं रोज देखता हूं घूमते हुए, स्कूल कभी जाते नहीं है, ये न्यू को सुदृढ़ नहीं कर रहे हैं, न्यू को खोखला करने वाले लोग हैं, इनका नाम कैसे आ गया। और फिर पूरी सूची को सुधारने की जिम्मेदारी मैंने विभाग को दी और मुझे प्रसन्नता है आज प्रदेश के उन 94 शिक्षकों को बेसिक शिक्षा परिषद के 75 शिक्षक और माध्यमिक शिक्षा विभाग के 19 शिक्षकों को जिन्होंने कुछ अपने क्षेत्र में यूनिक किया है, उन्हें सम्मानित करते हुए मुझे स्वयं भी प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है। योगी आदित्यनाथ जमीन से जुड़े नेता हैं, असलियत जानते हैं। उन्हें पता है कि सरकारी पुरस्कारों में एक जमाने में सिर्फ नेतागिरी चलती थी। सिफारिश के आधार पर ऐसे ऐसे लोग अवार्ड लेने पहुंच जाते थे जो कभी स्कूलों में पढ़ाने जाते ही नहीं थे। योगी ने इन सारी परंपराओं को खत्म कर दिया।